हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। साथियों, शंकर आईएएस एकेडमी की इस एनवायरनमेंट के 9th एडिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ इसका चैप्टर नंबर 28 का पार्ट 3। चैप्टर का नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड कन्वेंशंस। आइए शुरू करते हैं। अब इस पार्ट के अंदर हम जो शुरुआत करेंगे वो शुरुआत करेंगे CMS से। CMS क्या होता है साथियों? CMS का मतलब होता है कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज। ये CMS, जिसे हम लोग CMS या बॉर्न कन्वेंशन भी कहते हैं, इसका एम है कंजर्व करना टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक, एवियन माइग्रेटरी स्पीशी को थ्रू आउट देयर रेंज में। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जिसे यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के अंडर बनाया गया था, कंसर्न विद द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ और हैबिटेट से लेके रिलेटेड है ये ऑन ग्लोब स्केल। कन्वेंशन के अंदर मेंबरशिप करीब 117 पार्टीज़ की है जो अफ्रीका से हैं, सेंट्रल और साउथ अमेरिका से हैं, एशिया, यूरोप और ओशिनिया से हैं। इकलौता ग्लोबल कन्वेंशन जिसमें स्पेशलाइज है इन दी कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशी, उनका हैबिटेट, उनका माइग्रेशन रूट्स। ये CMS कॉम्प्लीमेंट करता है और कोऑपरेट करता है बहुत सारे दूसरे भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, इसके अलावा NGOs के साथ और पार्टनर्स के साथ इन द मीडिया एज वेल एज इन द कोऑपरेटिव सेक्टर। अब इसमें अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2 क्या है? अपेंडिक्स 1 की बात करें तो वो इसके माइग्रेटरी स्पीशीज़ जिनको खतरा होता है एक्सटेंशन का, इन्हें अपेंडिक्स 1 में डाला गया है कन्वेंशन के। CMS की पार्टीज स्ट्राइव करती हैं कि स्ट्रिक्टली प्रोटेक्ट करती हैं ऐसे जानवरों को, कंजर्व और रिस्टोर करती हैं उन जगहों को जहाँ पे रहते हैं, और कोई भी आने वाली रुकावट को रोकती हैं टू माइग्रेशन एंड दूसरे फैक्टर्स को भी कंट्रोल करती हैं जिनकी वजह से इनको खतरा हो। ऑब्लिगेशंस तो स्थापित करती हैं हर एक स्टेट ज्वाइन जो करती है कन्वेंशन को, और CMS प्रमोट करता है कुछ कंसर्न एक्शन को अमंग द रेंज स्टेट्स ऑफ मैनी ऑफ दीज स्पीशी। अपेंडिक्स 2 की बात करें तो वो माइग्रेटरी स्पीशीज़ जिनको ज़रूरत है या उससे उनको फ़ायदा मिलेगा इंटरनेशनल कोऑपरेशन से, वो सब लिस्ट करे गए हैं इस अपेंडिक्स के अंदर इस कन्वेंशन के। इस रीज़न से कन्वेंशन बढ़ावा देता है रेंज को स्टेट्स को कि वो कंक्लूड करें ग्लोबल या रीजनल एग्रीमेंट्स को। अब CMS एज अ फ्रेमवर्क कन्वेंशन की बात करें तो अग्रीमेंट्स रेंज कर सकते हैं फ्रॉम लीगली बाइंडिंग ट्रीटीज, जिसे हम लोग अग्रीमेंट्स कहते हैं, उससे लेस फॉर्मल इंस्ट्रूमेंट्स तक जैसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तक, एंड इन्हें अडॉप्ट किया जाता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से पर्टिकुलर रीजन की। अब देखिए जो डेवलपमेंट है मॉडल्स का जो रखा गया है अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन नीड थ्रू आउट द माइग्रेटरी रेंज, ये काफ़ी यूनिक कैपेसिटी है इस CMS की। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया ने साइन करा रैप्टर MOU को। देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने हमने रैप्टर MOU साइन करा है माइग्रेटरी बर्ड्स ऑफ प्रे इन अफ्रीका एंड यूरेशिया के कंजर्वेशन को लेके विद द कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशी, दैट इज CMS के साथ में या बॉर्न कन्वेंशन के साथ में अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत। एम ये है कि हम CMS का एम ये है कि कंजर्व करेंगे माइग्रेटरी स्पीशी को थ्रू आउट द रेंज। ये इंडिया हमारा पार्टी बना था नवंबर 1, 1983 में, और रैप्टर MOU जो है 2008 का, ये एक अग्रीमेंट है आर्टिकल नंबर 4 पैराग्राफ 4 जो CMS का है इसके अंदर, और ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। रैप्टर MOU इसका कवरेज करीब 76 स्पीशीज़ तक आता है जो कि बर्ड्स ऑफ प्रे की हैं। इसमें से 46 स्पीशी इंक्लूडिंग वल्चर, फैल्कन्स, ईगल्स, आउल्स, हॉक्स, काइट्स, हैरियर्स वगैरह ये आपको इंडिया में देखने को मिलेंगी। इंडिया ऐसा 56 सिग्नेटरी स्टेट बना जिसने रैप्टर MOU को साइन करा 2016 में। दोस्तों इंडिया ने साइन करा है एक नॉन लीगली बाइंडिंग MOU को भी CMS के साथ में, कंजर्वेशन और मैनेजमेंट को लेके साइबेरियन क्रेन्स के 1998 में, मरीन टर्टल्स का 2007 में और ड्यूगॉन्स का 2008 में। इंडिया यहाँ पे बहुत सारे सेवरल माइग्रेटरी एनिमल्स और बर्ड्स आते हैं टेम्परेरी रहने के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट इनमें से एमूर, फैल्कन्स हैं, इसके अलावा बार हेडेड गीस हैं, ब्लैक नेक्ड क्रेन्स हैं, मरीन टर्टल्स हैं,
डुगोंग्स हैं, हम्पबैक वेल्स वगैरह हैं। दोस्तों इंडियन सब कॉन्टिनेंट ये एक यूनिक पार्ट भी है मेजर बर्ड फ्लाई नेटवर्क का, जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है, जो एरियाज आर्टिक और इंडियन ओशन का कवर करता है और कवर करता है एटलीस्ट 279 पॉपुलेशन को इन 182 माइग्रेटरी वाटर बर्ड स्पीशी के, जिनमें से 29 ग्लोबली थ्रेटेंड स्पीशीज हैं। दोस्तों इंडिया ने भी लॉन्च किया था नेशनल एक्शन प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज को अंडर दी सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के तहत। अब देखिए 13 कॉप ऑफ CMS क्या है, थोड़ा समझते हैं। 13 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो हुई थी इस CMS की, से होस्ट करा गया था इंडिया के द्वारा फरवरी 2020 में गांधीनगर गुजरात में। मैस्केट फॉर 13 कॉप ये था GB, दैट इज़ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड था। इंडिया ने अज्यूम करी थी इसकी प्रेसिडेंसी UN कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशी को लेके अगले 3 सालों के लिए। हमारा प्रपोजल के अंदर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड था, एशियन एलिफेंट था, बंगाल फ्लोरिकन था, अपेंडिक्स 1 में हमने डाला था UN आपके CMS के, और एक्सेप्ट किया था 13th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के अंदर टू दी CMS इन गांधीनगर। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एग्जिबिट्स ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट एंड इसका माइग्रेशन एक्सपोज करता है इसे कि इसे खतरा है, जैसे हंटिंग का बाउंड्री एरिया ऑफ पाकिस्तान इंडिया के पावर लाइन से लड़ जाता है, मर जाता है। एशियन एलिफेंट जो हमने डाला या इंडियन एलिफेंट्स, ये लॉन्ग डिस्टेंस तक जाते हैं खाने की तलाश में, शेल्टर की तलाश में, स्टेट्स कंट्रीज से होते हुए, और कुछ एलिफेंट्स ये रहते हैं वाइल दूसरे माइग्रेट करते हैं एनुअली। बंगाल फ्लोरिकन ये ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट करता है, इसको खतरा है लैंड यूज़ के चेंजेस का, पावर ट्रांसमिशन लाइन के साथ लड़के मर जाता है इंडियन नेपाल एरिया में, और प्रोबेबल पावर लाइन से लड़ जाता है। एनिमल कल्चर, द लर्निंग ऑफ नॉन ह्यूमन स्पीशीज थ्रू सोशली ट्रांसमिटेड बिहेवियर इज बीइंग लिंक्ड टू कंजर्वेशन एक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसा देखने को मिला। नेक्स्ट आता है यहाँ पे COT, CAWT, कोलिजन अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग। दोस्तों COT का एम है फोकस करना पब्लिक और पॉलिटिकल अटेंशन पे एंड रिसोर्सेज ऑन एंडिंग द इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ एंड वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स पे। शुरुआत 2005 से हुई थी। ये यूनिक वॉलंटरी पब्लिक प्राइवेट कोलिजन है लाइक माइंडेड सरकारों का और ऑर्गेनाइजेशन का जो एक कॉमन पर्पस शेयर करते हो। दोस्तों COT का एम ये है प्रॉपर कि हमने एम आपको बता दिया। खैर COT is leveraging the combined strength of government and non-government partners। ताकि ये सब एक साथ क्यों आ रहे हैं, ताकि वाइल्ड लाइफ लॉ इन्फोर्समेंट और मजबूत बनाए, कंज्यूमर डिमांड जो इलीगली ट्रेडेड वाइल्ड लाइफ की है वो कम हो, लोगों में जागरूकता फैला के हाई लेवल पॉलिटिकल विल को और बढ़ाएं जिससे वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग से लड़े, सब सरकारों के सहयोग से काम किया जाए। तो COT का ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता किसी भी इन्फोर्समेंट एक्टिविटी में। नेक्स्ट बात आती है द इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन की, ITTO की। दोस्तों एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, UN के अंदर आता है, 1986, प्रमोट करता है कंजर्वेशन और सस्टेनेबल मैनेजमेंट, यूज़ और ट्रेड को ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसोर्स के। इसके मेंबर्स के अंदर करीब 80% के वर्ल्ड के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आते हैं और 90% ग्लोबल ट्रॉपिकल टिम्बर ट्रेड होता है। ये मैनेज करता है खुद का प्रोग्राम, प्रोजेक्ट्स का, दूसरे एक्टिविटीज़ का, जिसकी वजह से फटाफट से टेस्ट और ऑपरेशनलाइज करा जाता है इसके पॉलिसी के काम को। ठीक है, ये सब के सब ये ITTO डेवलप करता है इंटरनेशनली अग्रीड पॉलिसी डॉक्यूमेंट को, जिससे सस्टेनेबल फॉरेस्ट का मैनेजमेंट और ज़्यादा प्रमोट हो और फॉरेस्ट कंजर्वेशन हो, और असिस्ट करे ट्रॉपिकल मेंबर कंट्रीज़ को कि आप ऐसी पॉलिसी लाइए जिससे प्रॉपर आप इसको जो है इम्प्लीमेंट करके फ़ायदा पहुँचाइए। ठीक है, नेक्स्ट आता है UNFF, दैट इज यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट। दोस्तों इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जो है ECOSOC, इन्होंने इस्टेब्लिश किया था यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट को, अक्टूबर 2000 की बात है। ये एक सब्सिडरी बॉडी थी। मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हम प्रमोट करेंगे मैनेजमेंट, कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हर तरह के फॉरेस्ट के, और मजबूत बनाएंगे लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल कमिटमेंट को टू दिस एंड, बेस्ड ऑन दी रियो डिक्लेरेशन, फॉरेस्ट प्रिंसिपल चैप्टर 11 जो है एजेंडा 21 का, और आउटकम जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल और फॉरेस्ट का है, इंटर गवर्नमेंटल फोरम ऑन फॉरेस्ट का है,
प्रोसेस और अदर की माइलस्टोन ऑफ इंटरनेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। फोरम के अंदर यूनिवर्सल मेंबरशिप है एंड इसके अंदर हर तरह के मेंबर स्टेट्स आते हैं यूनाइटेड नेशंस और स्पेशलाइज एजेंसी के। इनका मेन फंक्शंस कुछ बता देती हूँ आपको। फंक्शंस या ऑब्जेक्टिव में ये कहिए कि इम्प्लीमेंट करना फॉरेस्ट रिलेटेड एग्रीमेंट्स को, कॉमन अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट में, कोऑपरेशन बढ़ाना एज वेल एज पॉलिसी और प्रोग्राम कोऑर्डिनेट करना, मॉनिटर एक्सेस रिपोर्ट देना फॉरेस्ट के प्रोग्रेस को, फंक्शन को, ऑब्जेक्टिव को, इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ाना, पॉलिटिकल कमिटमेंट को मजबूत करना, कंट्रीब्यूशन फॉरेस्ट अचीवमेंट को और मजबूत करना, कंट्रीज़ को असिस्ट करना, मजबूत बनाना इंटरेक्शन यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट एंड रेलिवेंट जो भी रीजनल और सब रीजनल फॉरेस्ट रिलेटेड मैकेनिज्म इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं उनको लेके। ठीक है, अब इसके अंदर भी देखिए आईपीएफ और आईएफएफ जिसका अभी मैंने बताया, इनका ये जो प्रोसेस था 1995 से सन 2000 तक का, उसमें बात करें आईपीएफ का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन फॉरेस्ट, और आईएफएफ का होता है आपका जो है इंटर गवर्नमेंटल फोरम ऑन फॉरेस्ट। ये 5 साल का इंटरनेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी डायलॉग इन्होंने रिप्रेजेंट किया। ठीक है ना, और इसे आगे बढ़ाई कैसे क्या काम करना है। अब ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स क्या है फॉरेस्ट को लेके दोस्तों, मेंबर स्टेट ये कहती हैं कि भाई शेयर्ड ग्लोबल ऑब्जेक्टिव ऑन फॉरेस्ट एंड देयर कमिटमेंट कि हम एक साथ कैसे काम करेंगे। उसमें मुद्दे की बात यह है कि हम जो ट्री कवर है, फॉरेस्ट कवर है, उसका लॉस को रिवर्स करेंगे पूरे विश्व में थ्रू द सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट के माध्यम से, जैसे वृक्षारोपण करा, रिस्टोर करा, प्रोटेक्ट करा, इन सब से। फिर फॉरेस्ट बेस्ड इकोनॉमिक, सोशल, इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स को बढ़ाएंगे, ठीक, इम्प्रूव करके उन लोगों की ज़िंदगी जो फॉरेस्ट डिपेंडेंट होते हैं। तीसरी बात कि हम एरिया जो सस्टेनेबली मैनेज फॉरेस्ट का है वो बढ़ाएंगे, जैसे प्रोटेक्टेड एरिया वगैरह बढ़ा के। जो ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस है फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट उसे सही करेंगे जो कम हो गई है, तो ये सब। अच्छा, इसी में ही नॉन लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट ऑन ऑल टाइप ऑफ फॉरेस्ट, NLBI, ये क्या है? देखिए 7th जो सेशन हुआ UNFFF का, उसने ये NLBI इंस्ट्रूमेंट को अडॉप्ट करा सारी फॉरेस्ट के लिए अप्रैल 2007 में। तो पहली बार अब क्या हुआ कि मेंबर स्टेट ने ये एग्री करा कि हम इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट पे एग्री करते हैं ताकि सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट किया जा सके। ये वॉलंटरी था और नॉन लीगली बाइंडिंग था। फिर आई बात IUCN। दोस्तों IUCN को फाउंड किया गया अक्टूबर 1948 में एक इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर के तौर पे। ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद हुआ इन फाउंटेनव्यू फ्रांस के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन ने अपना नाम बदला, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज बना इसका नाम 1956 में, और शॉर्ट फॉर्म IUCN हो गया इसका, या UICN भी कह लीजिए। इसका हेडक्वार्टर आप ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में पाओगे। इसके विजन की बात करें तो जस्ट वर्ल्ड दैट वैल्यूज़ एंड कंजर्व नेचर, ऐसा विश्व ऐसा बने जिससे जो वैल्यूज़ और कंजर्व करे इस प्रकृति को, ये इसका विजन है। और मिशन की बात करें तो इनकरेज करना, बढ़ावा देना, सोसाइटी को असिस्ट करना पूरे विश्व में कि आप मिलजुल के इस प्रकृति को बचाइए, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ इक्विटेबल और इकोलॉजिकल तरीके से करिए। इसके मेंबर के अंदर स्टेट्स और NGOs सब आते हैं, और ये एक न्यूट्रल फोरम है सरकारों के लिए, NGOs, साइंटिस्ट, बिजनेस, लोकल कम्युनिटीज़ के लिए कि प्रैक्टिकल सोल्यूशन वो लेकर आएँ डेवलपमेंट चैलेंज को। प्रायोरिटी एरियाज़ की बात करें इसके तो बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल एनर्जी, ह्यूमन वेलबींग और ग्रीन एनर्जी आता है। फिर ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन रिड्यूसिंग लैंड डिग्रेडेशन को लेके, तो देखिए इसका एम ये है मजबूत बनाना, इम्प्लीमेंटेशन जो अभी का फ्रेमवर्क है, प्रिवेंट करना, रोकना, रिवर्स करना लैंड का डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेड हो रही है विद इन G20 मेंबर स्टेट्स एंड पूरे विश्व के अंदर जैसे हो सके हमें अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पाना है। नेक्स्ट है GTF, दैट इज़ ग्लोबल टाइगर फोरम। ये एक इंटर गवर्नमेंटल और इंटरनेशनल बॉडी है जिसे स्थापित करा गया था विद मेंबर्स फ्रॉम विलिंग कंट्रीज जो चाहते थे उनके द्वारा, ताकि एक पूरे विश्व में कैंपेन चलाएं, कॉमन अप्रोच लें, प्रमोशन करें अप्रोप्रिएट प्रोग्राम का और कंट्रोल का टू सेव द रिमेनिंग जो बची हुई 5 सब स्पीशीज टाइगर्स की बची हैं इन द वाइल्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 14 टाइगर रेंज कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो इसको टाइगर की स्पीशीज़ को बचाने का कार्य था।
1994 में इसको बनाया गया था। इसका सेक्रेटेरिएट न्यू दिल्ली में था। ये एक लौता इंटर गवर्नमेंटल और इंटरनेशनल बॉडी था जो कैंपेन कर रहा था टू सेव द टाइगर वर्ल्ड वाइड। जनरल असेंबली ऑफ GTF ये एक बार मिलती है 3 सालों में। उद्देश्य वही है कि हाईलाइट करना रैशनल को फॉर टाइगर प्रिजर्वेशन एंड लीडरशिप प्रोवाइड करना और कॉमन अप्रोच देना थ्रू आउट द वर्ल्ड, ताकि सर्वाइवल टाइगर का और उसके हैबिटेट का और उसके प्रे का बचे। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो वही कि वर्ल्ड वाइड कैंपेन बढ़ाना है टाइगर्स को सेव करने के लिए, लीगल फ्रेमवर्क मजबूत बनाना है, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क बढ़िया रखना है, इको डेवलपमेंट प्रोग्राम लाने हैं, देशों से कहना है कि ज़रूरी है भाई लीगल ट्रेड ना हो, साइंटिफिक रिसर्च करिए, जो भी टाइगर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, देशों को इनकरेज करिए कि आप भी बनाइए इंडिविजुअल एक्शन प्लान, प्रमोट करिए डेवलपमेंट एक्सचेंज आपस में, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को और इन्वॉल्व करिए टाइगर के प्रोटेक्शन में, फंड हो ऐसा हो जिसमें सब पार्टिसिपेट करें। तो इन सब से यहाँ पे चीज़ें करी जा सकती हैं। फिर आई बात ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव की। तो ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव में अगर हम देखें तो इसमें सरकारें हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं, सिविल सोसाइटी हैं, प्राइवेट सेक्टर हैं, सब एक साथ आए हैं ताकि वाइल्ड टाइगर्स को एक्सटेंशन से रोक सकें। इसका उद्देश्य यही कि हम कैपेसिटी बिल्ड करें सरकारों की, इंटरनेशनल डिमांड को कर्टेल करें टाइगर के पार्ट की, जो टाइगर के पार्ट के चक्कर में लीगल ट्रेड होता है ना, टाइगर की पॉपुलेशन इससे गिर रही है वो ना हो, सेफ गार्ड करें हैबिटेट को, उनके डेवलपमेंट से जो होता है ना, प्रॉपर स्मार्ट ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान करके इनोवेटिव तरीके लाएं, लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाएं और स्प्रेड करें रिकॉग्निशन अमंग सरकार, इंटरनेशनल एजेंसी और पब्लिक कि टाइगर हैबिटेट बहुत हाई वैल्यू डाइवर्स इकोसिस्टम है, इनके अंदर पोटेंशियल है, बेनिफिट्स हैं दोनों ही टेंजिबल इंटेंजिबल, तो आप इनको बचाइए। नेक्स्ट आया स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन POP। देखिए POP का फुल फॉर्म होता है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। तो ये स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन POP अडॉप्ट करा गया था ये कॉन्फ्रेंस ऑफ प्लेनिपोटेंशियरीज में 2001 में 21 मई के दिन स्टॉकहोम स्वीडन में, फोर्स में आया 17 मई 2004 में। आइए थोड़ा परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के बारे में जानते हैं। ये ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस होते हैं, दैट इज़ दे आर कार्बन बेस्ड होते हैं और इनमें पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन होता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का, इस तरह से कि एक बार ये इन्वायरमेंट में आ गए तो समझ लीजिए कि बहुत सालों तक रिमेन रहते हैं, इनएक्ट फॉर एक्सेप्शनली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत दूर दूर तक फैल जाते हैं पूरे ही इन्वायरमेंट में, सॉइल हो वाटर हो, सबसे ज़्यादा एयर में रहते हैं, तो लॉन्ग रेंज इन्वायरमेंट ट्रांसपोर्ट बहुत दूर दूर तक जाते हैं। फैटी टिश्यूज़ में इकट्ठा हो जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जैसे ह्यूमंस में भी, और बहुत ही हायर कंसंट्रेशन होता है हायर लेवल में इसका फूड चेन के अंदर, बहुत दूर दूर तक पहुंच जाते हैं, एक ने खाया दूसरे को, दूसरे खाया तीसरे को। टॉक्सिक हैं, जहरीले हैं ह्यूमंस को और वाइल्ड लाइफ को। इसका एक्सपोजर आपको कैंसर कर सकता है, सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है, डिजीज़ हो सकते हैं इम्यून सिस्टम के, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर हो सकता है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। POPs का कंसंट्रेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म में पूरा बढ़ा तो इसे हम लोग कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन। हालांकि पानी में नहीं सॉल्युबल होते हैं, ये एब्जॉर्ब हालांकि फैटी टिश्यूज़ को कर लेते हैं, जहाँ पे इनका कंसंट्रेशन बढ़ के 70,000 गुना हो जाता है बैकग्राउंड लेवल से। अब 12 जो शुरुआती POPs थे उनकी अगर मैं बात करूँ इकोसिस्टम के अंदर, तो वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। पहले अगर हम बात करें तो होते हैं पेस्टिसाइड्स, इसमें एल्ड्रेन, क्लोराइडेन, DDT, डील्ड्रेन, एंड्रेन, हेप्टाक्लोर, हेक्साक्लोबेंजीन, मिरेक्स, टॉक्साफिन है। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरे नंबर पे आते हैं वो आते हैं इंडस्ट्रियल केमिकल्स। इंडस्ट्रियल केमिकल्स में हेक्साक्लोरोबेंजीन, पॉलीक्लोरेटेड बायफिनाइल्स वगैरह। और तीसरे नंबर पे जो आते हैं वो आते हैं आपके बाय प्रोडक्ट्स, दैट इज हेक्साक्लोरोबेंजीन, पॉलीक्लोरेटेड डाइबेंजोपिडाइऑक्सिन्स, पॉलीक्लोरेटेड डाइबेंजोफिलान्स और PCBs वगैरह। अच्छा, लेकिन अब कुछ नए जो POPs को डाला गया अंडर द स्टॉकहोम कन्वेंशन, उनमें 9 नए जो हैं, देखिए हुआ क्या कि चौथी मीटिंग हुई 2009 में,
उसमें कुछ अमेंडमेंट्स आए एनेक्स बी, ए, बी और सी में स्टॉकहोम कन्वेंशन के, और नए 9 जो आए उसमें पेस्टिसाइड के अंदर क्लोरोडिकॉन, अल्फा हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, बेटा हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, लिंडेन, पेंटाक्लोरोबेंजीन। दूसरा वाला जो था ना इंडस्ट्रियल केमिकल में, हेक्साब्रोमी फिनाइल, हेक्साब्रोमिडी फिनाइल ईथर, हेप्टाब्रोमोदी फिनाइल ईथर, आपका पेंटाक्लोरोबेंजीन, परफ्यूर क्लोर ऑक्टेन, सल्फोनिक एसिड, उसके सॉल्ट, और पल्फ्यूरो ऑक्टेन, सल्फोनाइल फ्लोराइड, ये सब आपको किताब में मिल जाएगा। इसके बाय प्रोडक्ट में कुछ ऐड हुए जैसे अल्फा हेक्साक्लोरी साइक्लोहेक्सेन, फिर ऐसे बीटा वाला यही सेम चीज़, उसके बाद पेंटाक्लोरोबेंजीन, तो ये सब है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ ऐसे मान लो एंडोसल्फेन, ये क्या है? अच्छा, जो उसकी 5वीं मीटिंग हुई 2011 में, इसमें कॉप ने अमेंडमेंट किया एनेक्स 1 के अंदर स्टॉकहोम कन्वेंशन के टू द लिस्ट टेक्निकल एंडोसल्फेन और इसके रिलेटेड आइसोमर्स को विद द स्पेसिफिक एग्जेम्पशन के साथ इसमें भी ऐड करा। अब इंडिया और पीओपीएस की बात करें तो हमने भी रेटिफाई करा है स्टॉकहोम कन्वेंशन को 2006 में एज पर आर्टिकल 25(4) जो कहता है कि अपने आप को डिफ़ॉल्ट, मतलब विच इनेबल करता है आपको कि इट टू कीप इट सेल्फ इन अ डिफ़ॉल्ट ऑप्ट आउट पोजिशन सच दैट अमेंडमेंट इन वेरियस एनेक्स ऑफ द कन्वेंशन कैन नॉट बी इन्फोर्स ऑन इट अनलेस एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन या एक्सेप्टेंस या अप्रूवल आप नहीं करते हो। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नोटिफाई किया है रेगुलेशन ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट रूल्स का मार्च में 2018 में अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। रेगुलेशन जो है इंटर एलिया, इसने मैन्युफैक्चर, ट्रेड, यूज़, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट 7 केमिकल्स का रोका है, जिसमें क्लोरोडिकॉन, हेक्सा ब्लोरो बाइफिनाइल, हेक्सा ब्लोमो डाइफिनाइल ईथर और हेप्टा ब्रोमो डाइफिनाइल इधर कमर्शियल जो आपका ऑक्टा बीडी है, ऐसे कई सारे जो है कंपोनेंट्स को रोका। ये भी इंडिकेट करता है डिसॉल्व ऑफ द गवर्नमेंट टेक एक्शन ऑन पीओपी बाय इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल मेजर्स वगैरह वगैरह। रेटिफिकेशन प्रोसेस इंडिया को कहता है कि आपको एक्सेस मिलता है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी फाइनेंशियल रिसोर्सेज का इन अपडेटिंग द NIP। ठीक है, कैबिनेट ने भी फर्दर अपनी पावर ली है रेटिफाई करने के लिए केमिकल्स को अंडर द स्टॉकहोम कन्वेंशन, और ये पावर दी है यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को इन रिस्पेक्ट ऑफ POPs ऑलरेडी रेगुलेटेड अंडर डोमेस्टिक रेगुलेशन, देयर बाय स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोसीजर। नेक्स्ट आता है बेसिल कन्वेंशन, इन्होंने बेल लिख दिया है, सॉरी उसके लिए। बेसिल, BASEL, बेसिल कन्वेंशन। दोस्तों, बेसिल कन्वेंशन ऑन द कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डियस वेस्ट एंड इनका डिस्पोजल, ये 22 मार्च 1989 को अडॉप्ट किया गया था कॉन्फ्रेंस ऑफ ICOP के बेसिल स्विट्ज़रलैंड के अंदर, इन रिस्पॉन्स टू द पब्लिक आउटक्राई फॉलोइंग द डिस्कवरी इन द 1980s में अफ्रीका के अंदर, दूसरे पार्ट ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर, कि भैया टॉक्सिक वेस्ट डिपॉजिट होता है जो इम्पोर्ट होता है फ्रॉम अब्रॉड। बेसिल कन्वेंशन को ऑब्जेक्टिव बताऊं तो ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करना, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, किसके अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ हजार्डियस वेस्ट, उसका स्कोप एप्लीकेशन का बहुत सारे वेस्ट को कवर करता है जिनको हजार्डियस वेस्ट की कैटेगरी में रखा है। ये बेस्ड है ऑन द ओरिजिन, कॉम्पोजिशन, ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह पे ध्यान में रख के यहाँ पे 2 तरह के वेस्ट को अदर वेस्ट में डाला गया है, हाउस होल्ड वेस्ट और इंसिनरेटर ऐश को। मेन उद्देश्य की अगर हम बात करें तो वही कि हमें हजार्डियस वेस्ट को कम करना है, उसके जनरेशन को कम करना है ना, ये ऐसा सिस्टम है ये द रेगुलेटरी सिस्टम अप्लाइंग टू केसेस वेयर ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट्स आर परमिसिबल। तो रेस्ट्रिक्शन जो है ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट की हजार्डियस वेस्ट की, एक्सेप्ट जहाँ पे इसको प्रिंसिपल्स के हिसाब से रखा हो, इन्वायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट से रखा हो, अदरवाइज यहाँ रोका गया है। वेस्ट जो आते हैं इस बेसिल कन्वेंशन के तहत, उसमें एनेक्स 1 जो कन्वेंशन का है इसे फर्दर क्लैरिफाई करता है एनेक्स 8 और 9 में की लिस्ट में, कि वो सारे वेस्ट को क्लासीफाई करा गया है हजार्डियस
और सब्जेक्ट टू द कंट्रोल प्रोसीजर अंडर द कन्वेंशन। अनेक्स 2 के अंदर कन्वेंशन के वो सारे वेस्ट हैं जिनमें स्पेशल कंसिडरेशन की ज़रूरत है, जिन्हें अदर वेस्ट की कैटेगरी में डाला है, जो हाउस होल्ड वेस्ट मेनली होते हैं। तो एग्जाम्पल्स अगर बताऊं, जो वेस्ट रेगुलेट होते हैं बेसिल कन्वेंशन के तहत, उसमें बायोमेडिकल और हेल्थ केयर वेस्ट हो गया, यूज्ड ऑयल, यूज्ड लेड एसिड बैटरीज, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट वेस्ट, पॉलीक्लोरेटेड बाइफिनाइल और हज़ारों जो केमिकल वेस्ट जिन्हें जनरेट करा जाता है इंडस्ट्रीज़ और दूसरे कंज्यूमर्स के द्वारा। तो यहाँ पे इसको इतना रखते हैं दोस्तों, और लास्ट वाले पार्ट में हम रोटरडम कन्वेंशन से करेंगे। फिलहाल आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।